हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी अनदर क्लास। तो कंटिन्यू करते हुए हम जो बाइट्स एंड स्टिंग्स है उसको कंटिन्यू करते हुए हम आज एक दूसरा क्लास लेके आए जिसका नाम है वेनमस एरेक्निड्स क्लास। तो ये जो एरेक्निडा फैमिली है ना। तो ये जो एरेक्निडा है तो इसमें जनरली 8 लेग्ड इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है स्कॉर्पियोनिडा फैमिली। आपको नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा कि स्कॉर्पियोनिडा फैमिली में क्या आएंगे। तो वी आर टुडे जनरली डिस्कसिंग अबाउट द स्कॉर्पियन, जिसको हिंदी में बिच्छू बोला जाता है। इसको डेंजर का प्रतीक भी माना जाता है। लोग टॉक्सिक में इसका सिंबल है ना, पावर स्टेटस दिखाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। हमने बहुत सारे मूवी में इसे देखे हैं। मेरे हिसाब से बॉलीवुड में तो एक मूवी ही बनी है बिच्छू नाम से। तो बहुत सारे ऐसे देखे, बिच्छू गैंग ये वो। तो बिच्छू को बेसिकली एक पावर का स्टेटस या सिंबल दिखाया जाता है ना, जो बहुत दर्द देता है, लोगों को तड़पाता है। वो एक सिंबल में इसको स्टेटस मिला हुआ है। तो विद दिस बैकग्राउंड हम एक स्कॉर्पियन स्टिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जनरली स्कॉर्पियन के 8 लेग होते हैं। देयर आर मोर देन 650 टाइप्स ऑफ स्कॉर्पियंस जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और उसको हम 6 डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हैं। और जो इनका वेनम रहता है, जो स्कॉर्पियन का वेनम रहता है, वो भी एकदम पावरफुल वेनम रहता है, जिसमें फॉस्फोलाइपेजेज जैसे एंजाइम, एसिटाइलकोलिन जैसे एंजाइम, हेलुरोनिडेज जैसे एंजाइम है ना। फिर हमारे जो ब्रेन पे मिलने वाले कैटाकोलामाइंस है, जैसे सेरोटोनिन हो गया, बाकी और सारे न्यूरोटॉक्सिन्स जो कंपाउंड है वो इसके वेनम में इसका एक कम्प्लेक्स मिक्सचर पाया जाता है। और जो स्कॉर्पियन का वेनम है वो जनरली क्या करता है, हमारे सीएनएस के जो न्यूरोनल सेल्स है उनमें जाता है और वहाँ का जो सोडियम चैनल है उनको प्रोलॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से जो डिपोलराइजेशन है वो एकदम से बढ़ जाता है एड्रेनर्जिक सिस्टम का और कोलिनर्जिक सिस्टम का। तो हमारा ब्रेन जो है वो हाइपर एक्साइटेड मूड में चले जाता है और एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। कुछ भी जो सेंसेशंस हैं, सेंस वाले जो सेंसेशंस है वो एकदम से बढ़ जाते हैं। बेसिकली ये हमने सोडियम चैनल का प्रोलॉन्ग एक्शन हमने पायरेथ्रोइड वाले पॉइजनिंग में भी दिखा था, है ना। तो वहां पे तो जनरली इंसेक्ट्स और रोडेंट्स को टारगेट करके उनको नॉकआउट कर रहे थे। हाउएवर ये जो स्कॉर्पियन का केस है ये ह्यूमन पे होता है। तो यहाँ पे ये जो डिपोलराइजेशन हो रहा है ब्रेन पे, उसकी वजह से जो एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक है ना, दोनों भी साथ में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे चीजें दिक्कत आती है। जैसे अगर एड्रेनर्जिक ही बढ़ रहा होता तो हम इसको कोलिनर्जिक से नलिफाई करने की कोशिश करते, या फिर कोलिनर्जिक है तो उसको एड्रेनर्जिक या फिर एंटीकोलिनर्जिक से देने की नलिफाई करने की कोशिश करते। मगर यहाँ पे जस्ट क्या हो जा रहा है कि दोनों भी चीजें साथ साथ में बढ़ जा रही है, तो चीजें थोड़ा बहुत दिक्कत वाली हो जाती है। तो इसको छोड़ के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराता है इसका जो वेनम है। फिर इंसुलिन को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपना हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, डायबिटीज जैसे एक सिचुएशन हो जाती है। और जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम रहता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बीपी एकदम से शूट होना चालू हो जाती है, राइट। और हाइपरथर्मिया हो जाता है। जो अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी एकदम से बढ़ जाता है। मोर ओवर एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक तो ज्यादा खरीद है। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट लेके आता है। तो जो स्कॉर्पियन बाइट है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं। पहले लोकल रीजन पे जहाँ पे स्कॉर्पियन बाइट करता है वहाँ पे पेन, स्वेलिंग है ना, इरिदेमा, उसके बाद रीजनल लिम्फेडेनोपैथी है ना, उस जगह के जो लिम्फ नोड है वो इन्फ्लाम्ड होकर बढ़ना चालू हो जाते हैं। ये तो लोकल साइट में हो गया। और सिस्टमिक भी हमको कुछ टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे मिड्रियासिस है ना, पुपिल जो है डायलेट हो जाता है, एकदम से आदमी स्वेटिंग करना चालू करता है, जिसको हम पर्सपायरेशन बोलते हैं। पूरे बॉडी में खुजली होना चालू होती है, अर्टिकारिया। फिर कोलिनर्जिक सिम्टम्स की वजह से सेलिवेशन हो जाता है, वोमिटिंग, प्रिपियाजम। ये जो प्रियापिज्म है, प्रियापिज्म का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड पेनाइल इरेक्शन, है ना। ये हमको देखने को मिलते हैं कि जो पेनाइल इरेक्शन रहते हैं वो एकदम स्ट्रांग रहते हैं, है ना, विदाउट एनी रीजन। आदमी फुल्ली कॉन्शियस भी नहीं रहता, मगर वहां पे स्ट्रांग इरेक्शन रहते हैं पेनाइल रीजन पे। और हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एड्रेनर्जिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद जो अपना रास मैकेनिज्म भी है वो भी ओवर काम कर रहा है, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, कार्डियक अरिथमियाज हो जाते हैं, है ना, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। ईसीजी में ऑब्वियसली हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। और क्योंकि एड्रेनर्जिक सिस्टम बहुत बढ़ जा रहा है, रास मैकेनिज्म भी बढ़ जा रहा है, बीपी भी बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज हमको देखने को मिल सकता है। इंसुलिन की जो काम है, एक्टिविटी, वो कम हो जा रही है, तो हाइपरग्लाइसीमिया जैसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जो इसमें लोकल में जो इंजाइम और बायोजेनिक अमाइंस रहते हैं इसमें भी, उसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन है ये तो देखने को मिलता ही है।
स्कॉर्पियन बाइट के केस में भी। तो हम इस केस को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में हम देख रहे हैं। अगर स्कॉर्पियन बाइट, ये स्कॉर्पियन बाइट है ना, मैंने हॉस्पिटल में 2-4 केसेस देखे हैं। मैंने इसमें से आई थिंक 1 और 2 एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग केस स्टडी पब्लिश भी करे हैं इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस में, तो आप वहां पे भी जाके उसको देख सकते हो, स्कॉर्पियन स्टिंग बोल के। तो जहाँ पे बाइट हुआ है उस लोकल साइट में हम क्या करेंगे, इंटरमिटेंट तरीके से आइस को रखेंगे। इंटरमिटेंट मतलब हम आइस को कुछ देर तक रखेंगे, फिर उसको निकाल देंगे थोड़ी देर बाद। फिर हम आइस को कंटिन्यूसली नहीं रखेंगे, कंटिन्यूसली रखेंगे तो वहाँ की टिश्यू नेक्रोज हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ का जो पेन है वो कम हो सकता है। जनरली मैनेज एट होम इफ नो कोमोर्बिडिटी, क्योंकि स्कॉर्पियन बाइट में जनरली क्या होता है ना कि एक बिच्छू ही काटता है ना। अगर मैं ऐसे जगह पे गया जहाँ पे बहुत सारे बिच्छू, जब मल्टीपल बाइट हो गई तो फिर हॉस्पिटल जाना जरूरी है। मगर एक स्कॉर्पियन ने बाइट किया है तो जनरली इतना लीदल नहीं होता है, और उसमें भी स्पेसिस से होता है, फर्क पड़ता है। तो ऐसे केसेस में घर में ही हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स आते हैं जो हम सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं लोकल नॉन फार्माकोलॉजिकल वे में, वो काफ़ी होता है इसको मैनेज करने के लिए, है ना। तो जहाँ पे काटा हुआ एरिया उसको हम इमोबिलाइज कर देंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे ताकि अब्जॉर्प्शन कम से कम रहे, है ना। आइस एप्लीकेशन इंटरमिटेंट तरीके से हम करेंगे। अगर कोई सिस्टमिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे मल्टीपल स्कॉर्पियन बाइट हो गई या फिर चीज़ें हाथ से निकल रही तो हम उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। फिर वहाँ पे हम आदमी के वाइटल्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, ये जो चीज़ें हैं इसको हम अपने चेक में रखने की कोशिश करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इवेल्युएट करेंगे, है ना। ये मैंने इवेल्युएशन एंड स्टेबिलाईजेशन वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप जाके रिफर कर सकते हो हम कैसे करेंगे। फिर हम CBS को असेस करके उसको स्टेबिलाईज करेंगे, और CNS को भी एसेस करके उसको भी हम स्टेबिलाईज करने की कोशिश करेंगे। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो पेन के लिए हम पैरासीटामोल देंगे। पैरासीटामोल से नहीं हुआ तो हम मॉर्फिन में जा सकते हैं, जबकि हालांकि बाकी NSAID देना इतना रिकमेंडेड नहीं है। आइदर गो विथ पैरासीटामोल और वी कैन गो विथ द मॉर्फिन। अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस है तो हम एंटी हिस्टामिनिक देके इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर सीवियर केस है, मॉडरेट टू सीवियर केस है, तो एंटी हिस्टामिनिक के साथ हमको एड्रेनालिन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एनाफाइलेक्सिस जैसा चीजें देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसको हम एड्रेनालिन देके मैनेज करेंगे। हम इसको देंगे कैसे, 1:1000 को रेशियो में डाइल्यूट करेंगे, है ना। फिर वहाँ पे हम इसको 0.5 से लेके 1 ml के डोज में आराम को हम देते रहेंगे, और उसको हम अगर जरूरत पड़े तो हर 20 मिनट में आराम से रिपीट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे फ्लूइड इम्बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है तो हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको भी हम करेक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम ये स्कॉर्पियन बाइट है उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, है ना। और जैसे इसमें हमने बोला है कि कुछ और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, BP CP बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हम BP, बढ़े हुए BP को कम करने के लिए प्राजोसिन हाइड्रोक्लोराइड 500 माइक्रोग्राम हर 5 से 6 घंटे में दे सकते हैं, या फिर इसका हाफ डोज चिल्ड्रन में दे सकते हैं। या फिर कहीं कहीं बुक में ऐसा भी है कि अगर हाइपरटेंशन है तो हम वहाँ पे नेफेडिपिन 10 mg से 20 mg सबलिंगुअली दे सकते हैं या ओरली दे सकते हैं, जिसकी वजह से BP सडनली कम हो जाएगा। अगर हाइपोटेंशन है तो IV फ्लूइड और बेसोप्रेसिन जैसे डोपामिन देके हम उसको मैनेज करेंगे। पल्मोनरी इडिमा है तो प्राजोसिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर हम फुरोसेमाइड दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी इडिमा भी आ रहा है, BP में आ रहा है, तो हम प्राजोसिन हाइड्रोक्लोराइड को, इसलिए मैंने बोला था कि हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये हाइपरटेंशन को भी चेक में रखता है, पल्मोनरी इडिमा को भी क्योर करता है। अगर आदमी को एजिटेशन है, सीरियस केस है, सीवियर केस है और कन्वर्जेंस भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम बेंजोडाइजेपिन्स को ऐड कर सकते हैं। सीवियर वॉमिटिंग आ रही है तो ऐसे केसेस में हम मेटोक्लोरोपामाइड, राइट, दिस इज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट, ये यूज कर सकते हैं जो हमारी वोमिटिंग को कंट्रोल कर देगा, है ना। अगर एरिथमिया है तो हम बीटा ब्लॉकर को ड्रग ऑफ चॉइस मानेंगे, ताकि ये हाइपरटेंशन को भी चेक में रखे और कार्डियक एरिथमिया भी सही कर दे, है ना। और स्कॉर्पियन एंटीवेनम आज के डेट में इंडिया के मार्केट में भी अवेलेबल है, ये वाइल्स में मिलता है। एक वाइल को हम 10 ml, इसी के जो वाइल है उसी में 10 ml रिकॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्टिल्ड वाटर बोल के पैकेज में ही आता है, उसमें हम उसको मिक्स करके हम आदमी को एडमिनिस्टर करवा देंगे, और अगर जरूरत पड़े तो हम इसको 2 बार 3 बार 4 बार हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम स्कॉर्पियन बाइट जो है उसको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई हो, राइट। तो आज का क्लास खत्म करने से पहले हम तो एक बार फिर से देखना चाहेंगे, जो स्कॉर्पियन की हम बात कर रहे हैं वो स्कॉर्पियन जनरली 8 लेग्ड इंसेक्ट है, राइट। मोर देन 650 टाइप्स के स्कॉर्पियन मिलते हैं 6 फैमिलीज में। इनका जो वेनम है उसमें जनरली स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स और टॉक्सिन्स रहते हैं।
है ना। जो इनका मैकेनिज्म है वो क्या करता है कि सोडियम चैनल को प्रोलॉन्ग करके डिपोलराइज कर देता है, और एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों को भी इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, है ना, इंसुलिन का जो एक्शन है इसको कम कर देना, या फिर रास एक्टिवेशन होता है जो उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और मैनेज करने के लिए हम पहले तो असेसमेंट करेंगे, स्टेबलाइजेशन करेंगे। सीवियर पेन है तो मॉर्फिन जैसे उसको देंगे। अगर एलर्जिक रिएक्शन जैसा है या एनाफाइलेक्सिस जैसा है तो हम एंटी हिस्टामिनिक्स और एड्रेनलिन देके उसको मैनेज करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, हाइपरटेंशन का मैनेज करेंगे, क्योंकि रास मैकेनिज्म बहुत ही एक्साइट हो जा रहा था, है ना। एजिटेशन है तो बेंजोडाइजिपिन में जा सकते हैं, वोमिटिंग है तो मेटोक्लोप्रामाइड देंगे। और स्कॉर्पियन का एंटीवेनम भी हमको आज के डेट में मार्केट में मिलता है, और हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे, और अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको रिपीट करके भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक लेक्चर स्कॉर्पियन स्टिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और छोटा सा स्टडी लेके आएंगे एरेनिया फैमिली के बारे में। तो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं अगले उसमें।